जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड़गांव मसाइल आवाज़ आ रही है आपको? जी ठीक है। अच्छा सर बनी मैं उमर हूँ, ठीक है सर बनी जो है वो रास्ते में है जी पहुँच रहा है, ठीक है। तो मुझे तो ये नहीं पता कि लेक्चर कौन सा किस चीज़ का है, तो लेकिन सब नींद को लगा जी गुड मॉर्निंग, ठीक है। अच्छा बनी पहुँच जाएगा, वैसे ही वो आपको कंटिन्यू करेगा सर। लेक्चर किस चीज़ का है सर? सीसी इनका किस चीज़ का है? जी सीसी इनका नहीं सब सभी लोग हैं ना, आप लोगों के लिए भी सही मुबारक सबको।
जी वालेकुम सलाम सबको। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। फाइनली कैसे हैं आप लोग?
क्लियर आवाज आ रही है। तो मैं रास्ते में ऐसा थोड़ा लेट हो गया। शुरुआत में मैंने कहा था कि आपको वो लेक्चर स्टार्ट करेंगे, तो मालूम है आगे लोड कर ठीक है। सर मैं वीडियो अपलोड करना है। रजिस्ट्रेशन पे स्टार्ट किया मैं देखो इस सिस्टम में कौन सी पीपीटी बनी है। आज हम थोड़ा सा उसे डिस्कस करेंगे जल्दी। तो ये जो भी पीपीटी मिलती है ओके। आवाज़ कम है। आवाज़ ठीक है रही है। ठीक है। अच्छा सर मैंने अपना लॉगिन वगैरह के साथ दिया है, तो इस वजह से इस सिस्टम में पीपीटीज सिस्टम की पीपीटीज नहीं पड़ी। मैं साइट से डाउनलोड कर रहा हूँ। साइट पे जो भी पीपीटीज पड़ी है उनमें से पीडीएफ डाउनलोड करके ऐसा हम डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा सा टाइम देकर। ठीक है, और कल से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। सो ऑलमोस्ट सीसीएल हम पढ़ चुके हैं। कुछ ही चीज़ें रहती है, दो तीन चैप्टर्स है, तीन चार चैप्टर्स है जो बल्कि बिल्कुल स्टार्ट के चैप्टर्स है या बिल्कुल इंट्रो के छोटे छोटे चैप्टर्स है जो कि एक एक लेक्चर में जो है वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, बाकी अगर जो मेजर है, अच्छा पीपीटीज का है तो पीपीटीज भी मैं सेंड कर लेता हूँ आज ही। ठीक है, वो लास्ट डे जिस दिन छुट्टियाँ हो रही थी उस दिन भी बच्चे आए थे, उन्होंने भी मुझे कहा था कि पीपीटी सेंड कर दे, और उस दिन काम ही इतना था कि भी एक काम को भी दूसरा, अभी भी सारी चीज़ें जो है वो हम क्लोज कर रहे थे, उस वजह से उसमें काफ़ी टाइम लगा। तो उस क्लोजिंग में जो है वो बिजी होने की वजह से मैंने पीपीटी सेंड नहीं किया। सो आज इंशाल्लाह मैं सारी पीपीटीज जितनी भी मेरे पास पड़ी है, ठीक है, ऑलमोस्ट सारी पीपीटी जो है वो सब तंजील की है। ठीक है, जिन जिन में मैंने इमेटमेंट की है वो मैं साथ साथ बताऊंगा कि ये पीपीटीज में चेंज कर रहा हूँ या ये पीपीटीज मैंने चेंज किए हैं। ठीक है, तो उसमें जो है वो आप लोग गेट कर दो या आप लोग कीजिए। ठीक है, बाकी जो एज इट इज़ चलती रहती है, एज इट इज़ है वो एज इट इज़ चलती रहेगी। ठीक है, सो ऑलरेडी ये कोड मैनेजमेंट हमने डिस्कस किया है। ठीक है, लेकिन ये कि अभी सलमान की लॉगिन की वजह से यही एक पीपीटी मिल रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है वो हम ओवरव्यू कर लेते हैं। ऑलरेडी आई नो कि आप लोग पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी आप लोगों को पता है। ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ ये 20 मिनट के लिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अभी सिर्फ 20 मिनट रहती है। ठीक है, और मुझे सिर्फ एक ही यही पीपीटी मिल रही है। सो कोड मैनेजमेंट क्या है? कोड मैनेजमेंट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कोड मैनेजमेंट को हम कोड 2 कोड 99 एंड डॉक्टर पार्ट या डॉक्टर कोड भी बोलते हैं। ठीक है,
अब कोड हम यूज़ क्यों करते हैं? कोड यूज़ करने का जो मेन मकसद होता है वो ये है कि जो कंसर्न लोग हैं उनको पता चल जाए, ठीक है, कंसर्न लोगों को जो है वो पता चल जाए, या कंसर्न लोगों को हम अवेयर करें और इस चीज़ को टाइमली जो है वो कंट्रोल करें, ठीक है। अब कोड यूज़ करने का दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप इस तरह जो है वो फॉर एग्जांपल जिस तरह डिफरेंट कोड्स यूज़ होते हैं, कोड ब्राउन है, कोड रेड है, कोड येलो है, कोड ब्लैक है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप जो है वो एक वार्ड में काम कर रहे हो, ठीक है, फॉर चलो हम क्रिटिकल केयर पढ़े, हम सीसीएन या क्रिटिकल एरिया के एग्जांपल ले लेते हैं। आप क्रिटिकल एरिया में काम कर रहे हो, क्रिटिकल एरिया में आपके पास 9 to 10 पेशेंट्स है फॉर एग्जांपल, ठीक है, 10 पेशेंट्स है, ठीक है, आपके पास अटेंडेंस है वो अंदर नहीं है, सिर्फ उसमें पेशेंट्स है, आपके पास पेशेंट सीरियस हो गया, ठीक है, पेशेंट को कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेट करने की ज़रूरत है। अब कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के लिए आपने क्या करना है? कोड अनाउंस करना है, ठीक है। अगर खुदा न खास्ता चलो फॉर एग्जांपल आपने कोड की जगह ये कहा कि पेशेंट की कंडीशन जो है वो ख़राब हो गई या पेशेंट सीरियस है, आप लोग जल्दी आ जाओ, एक एग्जांपल दे, अगर आपने ये कहा कि पेशेंट की कंडीशन जो है वो सीरियस है, आप लोग जल्दी आ जाओ, फॉर एग्जांपल आप अपने टीम को इस तरीके से अगर आप बुला रहे हो तो टीम तो आ ही जाएगी, ठीक है, टीम को आना ही आना है, लेकिन टीम के साथ साथ जो बाहर 10 लोगों की अटेंडेंस बैठे या 10 पेशेंट्स की अटेंडेंस बैठे उन सब ने बयान करना चाहता है, चलिए पता नहीं क्या हो गया, किसका पेशेंट सीरियस हो गया, अब ये तो नहीं पता नहीं किसका हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम ट्रैफिक से बचने के लिए, इसलिए हम भीड़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम कोड अनाउंस करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, पैनिक क्रिएट हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम कोड अनाउंस करते हैं। कोड अनाउंस करने का मेन मकसद यही होता है कि जो हमारे टारगेटेड लोग हैं, टारगेटेड लोगों को ठीक है, सो टारगेटेड लोगों को जो है वो हम क्या करें, उन्हें हम मैसेज दे दें और उन्हें हम बुलाएं, ठीक है, और जो प्रॉब्लम है उसे टाइमली कंट्रोल किया जाए, ठीक है। सो कार्डियोपल्मोनरी या कोड मैनेजमेंट या कोड ब्लू हम कब अनाउंस करते हैं? कोड ब्लू हम तब अनाउंस करते हैं जब पेशेंट को कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेट करने की ज़रूरत हो, और कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की ज़रूरत कब पड़ती है? जब सर्कुलेशन या ब्रीदिंग जो है वो रुक जाए, ठीक है। अब कोड मैनेजमेंट जो है, कोड टीम जो है, एक ऑर्गेनाइज अप्रोच है जो कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट को मैनेज करता है, ठीक है। इसके लिए हमें एक सिस्टम की ज़रूरत होती है जिसके ज़रिए हम इन लोगों को मैसेज देते हैं, जिसके ज़रिए हम जो है वो इन लोगों को नोटिफाई करती है, टीम मेंबर्स को, ठीक है, क्योंकि एक बंदा जो है वो कोड मैनेज नहीं कर सकता, ठीक है। टीम मैनेजमेंट या कोड मैनेजमेंट के लिए एक टीम मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, एक टीम की ज़रूरत होती है आपको, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो टीम हर जगह जो है वो एक साथ बैठ जाए, ज़रूरी नहीं है कि वो टीम हर जगह एक साथ बैठ जाए, ठीक है। तो हर एक हॉस्पिटल में जो है वो डिफरेंट नोटिफिकेशन सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, स्पीकर्स लगे होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर अनाउंस होता है कि कोड ब्लू है, कोड ब्लू के साथ साथ एरिया और बेड नंबर बताया जाता है, ठीक है। तो वो जो टीम मेंबर्स है वो चाहे वो जहाँ भी हो वो वहाँ से फौरन निकल के जो है विद इन मिनट्स जो है विद इन सेकंड्स जो है वहाँ पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो एक तो सबसे पहले काम ये है कि ये एक ऑर्गेनाइज अप्रोच होना चाहिए, दूसरा ये कि इनके लिए नोटिफिकेशन सिस्टम मस्ट है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि ये लोग कहाँ बैठे होंगे, तो उनको नोटिफाई करने के लिए हमारे पास सिस्टम होता है, ठीक है। दूसरा ये कि हर एक हॉस्पिटल के पास होते हैं, कुछ लोग कुछ हॉस्पिटल जो इंटरनेशनल हॉस्पिटल में वहाँ पे ये भी होता है कि उनके लिए स्पेसिफिक उनको जो है वो मोबाइल में या किसी चीज़ में इस तरह जो है उन्हें अलार्म जब एक मैसेज सेंड होता है, जिस तरह जो कोड का अगर मैसेज होता है तो कोड का मैसेज जैसे उनके मोबाइल्स पे जो है वो भेजा जाता है या उनको स्पेशल डिवाइसेस दिए जाते हैं, ठीक है, उन्हें अलार्म, उनकी डिवाइसेस जो वो अलार्म करता है, ठीक है, और अलार्म के साथ साथ ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। तो सिर्फ ये कि एक नोटिफिकेशन सिस्टम होना चाहिए। दूसरा ये कि जितने भी लोग कोड को मैनेज कर रहे हैं वो सारे लोग CLS BCLS ट्रेंड होने चाहिए, वो सारे लोग ट्रेंड होने चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि प्रोटोकॉल्स क्या है, और ये भी नहीं कि पुराने प्रोटोकॉल्स, उन्हें ये पता होना चाहिए कि न्यू प्रोटोकॉल्स क्या है, ठीक है। हर साल जो है वो इसकी ट्रेनिंग जो है, अगर आप सर्टिफाइड भी हो ना तब भी आप हर साल अपनी सर्टिफिकेशन जो है वो रिन्यू कराने की ज़रूरत है। तो हर एक बंदा जो है वो आपके पास जितनी भी लोग हैं तो सारे जो है वो ट्रेंड होने चाहिए। दूसरा आपको पता हो
कि इन लोगों को जो है वो प्रोटोकॉल्स वगैरह का पता है, लेटेस्ट प्रोटोकॉल्स का पता है, क्योंकि गाइडलाइंस में जो है वो चेंजेस आती रहती है। ठीक है, इसके अलावा ये कि जब भी टीम पहुंच जाता है, ठीक है, टीम जैसे पहुंच जाता है, टीम ने कोर्ट को मैनेज करना है, ठीक है, तो जब टीम कोर्ट को मैनेज कर रहे होते हैं, बाकी नर्सेस का, बाकी स्टाफ का काम ये है कि बाकी जितने भी पेशेंट्स यूनिट में पड़े हैं उनको अटेंड करने होंगे। देखिए ऐसा ना हो कि सारे लोग जो है वो एक पेशेंट के ऊपर लग जाए और बाकी सारे पेशेंट जो है वो ऐसे छूट जाए और उनकी कंडीशन जो है वो खराब हो जाए, या उनके लिए ये वैसे भी अगर कंडीशन खराब नहीं भी होती तो तब भी ये ज्यादती है कि आप उन्हें जो है वो अनअटेंडेड छोड़ के एक ही पेशेंट के ऊपर जो है वो सारे लोग लग जाए। ठीक है, तो उन्हें जो है वो अनअटेंडेड नहीं छोड़ना। ठीक है, उनको जो है वो जाके बाकी लोगों ने देखना होता है। ठीक है, सो वैसे तो पेशेंट कहीं भी पड़ा हो, चाहे वो पेशेंट जो है वो क्रिटिकल एरिया में, चाहे वो ER में, ठीक है, चाहे वो जो है वो किसी सर्जिकल यूनिट में, चाहे वो किसी मेडिकल यूनिट में, चाहे वो डायलिसिस यूनिट में, किसी भी यूनिट में पेशेंट हो, तो पेशेंट की कंडीशन खराब होने के चांसेस तो होते ही होते हैं। क्योंकि कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि ये पेशेंट की कैसी कंडीशन खराब नहीं हो सकती। ठीक है, कंडीशन खराब होने में सेकंड्स लगते हैं, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा किसी भी पेशेंट की कंडीशन किसी के ऊपर हो सकती है। लेकिन जो क्रिटिकल एरिया के पेशेंट्स होते हैं उनमें कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट के चांसेस जो है वो सब। दूसरा ये कि उनके लिए हम मेंटली तौर पर रेडी भी होते हैं कि मे भी इनकी कंडीशन जो है वो खराब हो जाए। ठीक है, तो क्रिटिकल एरिया में स्पेशली जो पेशेंट्स होते हैं वो अपनी हॉस्पिटलाइजेशन के थ्रू जो कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट के चांसेस या कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट की तरफ जो है वो ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि पेशेंट की कंडीशन को हम रिकॉग्नाइज कर लें, उनके अंदर जितनी भी चेंजेस आती है, ठीक है, चेंजेस को आप फर्स्ट अटेम्प्ट पे या चेंजेस को आप अर्ली जो है वो रिकॉग्नाइज करके और रैपिडली जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करके कुछ केसेस या जो कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट है उसे प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि पेशेंट की कंडीशन को रिकॉग्नाइज करो, उन्हें देखो, उन्हें असेस करो, ठीक है, ट्रीटमेंट स्टार्ट करो और कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट को रोको, प्रिवेंट करो। ठीक है, ओके। सो अब एक चीज अपने माइंड में रखना है, ठीक है, कि 2 to 4 मिनट या आपके पास देखो, हम आप लोगों ने कभी सोचा है हम क्यों कहते हैं कि विद इन 10, अच्छा हम कहते हैं ना कि आपने क्या करना है, अपने पल्स चेक करना है। हम कहते हैं आपने पल्स चेक करना है। कौन सा? कैरोटिड, कैरोटिड पल्स। और हम साथ साथ क्या कहते हैं? नॉट मोर देन 10 seconds, नॉट मोर देन 10 seconds। अब नॉट मोर देन 10 seconds हम क्यों कहते हैं? क्योंकि 10 seconds के बाद, 10 seconds के बाद ब्रेन इंजरी स्टार्ट हो जाती है। 10 seconds के बाद ब्रेन इंजरी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और 2 to 4 मिनट्स के अंदर अंदर जो है वो ब्रेन इंजरी जो है वो हो जाती है। ठीक है, इरिवर्सिबल इंजरी जो है वो हो जाती है, इरिवर्सिबल इंजरी 2 to 4 मिनट में हो जाती है। तो इसीलिए आपको जल्द अज जल्द जो है वो सारा कुछ स्टार्ट करना पड़ता है। अगर 10 सेकेंड से कम टाइम के लिए आपने कैरोटिड चेक करना है, ठीक है, कैरोटिड नहीं आ रहा तो स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपने माइंड में रखना है कि सेकंड, एक सेकंड जो है वो यहाँ पे मैटर करता है। ठीक है, 2 से 4 मिनट के अंदर अंदर जो है वो रिवर्सिबल ब्रेन इंजरी हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो आपने जितना जल्दी जो है वो अटेम्प्ट किया, ठीक है, जितना जल्दी स्टार्ट किया CPR, उतना जो है उतने चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो है वो इंक्रीज होते हैं, उतना जो है वो चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो है वो इंक्रीज होता है और पेशेंट जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, ओके। अब आपको पता कैसे चलेगा
कि फिजियोलॉजिक डिटोरिएशन हो रहा है, ठीक है, एयरवे जो है वो थ्रेटन है, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट जो है वो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, ठीक है, फिर एयर से कम है या फिर एयर से ज़्यादा है। पेशेंट का सेचुरेशन लेवल जो है वो 90 से कम जा रहा है, हार्ट रेट जो है वो 40 से कम जा रहा है, ठीक है, या 130 140 से ऊपर जा रहा है। सिस्टोलिक जो है वो 90 से नीचे आ रहा है, ठीक है, यूरिन आउटपुट जो है वो 4 आवर्स में जो है वो 50 ml से नीचे आ रहा है, ठीक है, मेंटल स्टेटस में जो है वो चेंजेस आ रही है। अब ये नहीं है कि सिर्फ एक चीज़, फॉर एग्जांपल ये नहीं है कि एक बंदा जो है वो बाहर से दौड़ लगा के आया है और यहाँ पे उसका हार्ट रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 35-40 आ रहा है और आप उसकी जो है वो CPR स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। या जो है वो इनकी वैसे जो है वो किसी पेशेंट किसी भी कंडीशन की वजह से जो है उसका हार्ट रेट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, ठीक है, या कम हो जाए। अब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को हम देखेंगे, ठीक है, आपने एक साइन या एक सिम्टम को देखना है, उसको साथ साथ आपने बाकी साइन सिम्टम्स देखने हैं, उसके साथ साथ अपनी क्लिनिकल कंडीशन, ठीक है। तो सिर्फ एक चीज़ के बेस पे हम डिसाइड नहीं करते कि पेशेंट जो है वो कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट में है, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ों को जो है देखना पड़ता है, ठीक है, इधर उधर साइड बाय साइड आप सारी चीज़ों को देखते हो, ठीक है, आप चीज़ों को जो है वो अल्टरनेट कर कोरिलेट करते हो, ठीक है, और चीज़ों को कोरिलेट करके जो है वो आप एक आहस निकालते हो कि चलो आप पेशेंट जो है वो फिजियोलॉजिकल डिटोरिएशन में है, तो आप इसको जो है वो कार्डियोपल्मोनरी या CPR की ज़रूरत है, ठीक है। अब कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन आप लोगों ने अगर आप लोग इस नाम पे गौर कर दो तो कार्डियोपल्मोनरी, ठीक है, कार्डियो और पल्मोनरी दोनों है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये कॉम्बिनेशन है ओरल रिससिटेशन जिसको हम माउथ टू माउथ ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है, इसके जरिए हम ऑक्सीजन जो है वो लंग्स में भेजते हैं, और दूसरा जो है वो एक्सटर्नल कार्डियक मसाज है जिसको हम चेस्ट कंप्रेशंस कहते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन है दो चीज़ों का, चेस्ट कंप्रेशंस प्लस ओरल रिससिटेशन या ब्रीदिंग, ठीक है, या रेस्क्यू ब्रीदिंग। अब आपने करना क्या है, आपने जो है वो जैसे आपने पल्स चेक किया, ठीक है, आपने CPR स्टार्ट किया, आपने 30 कंप्रेशंस देने हैं, 30 कंप्रेशंस के बाद आपने 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स देने हैं, फिर उसके बाद जो है वो आपने 30 कंप्रेशंस देनी है, फिर 2 रेस्क्यू ब्रेथ, फिर 30 कंप्रेशन, फिर 2 रेस्क्यू ब्रेथ, फिर 30 कंप्रेशन, फिर 2 रेस्क्यू ब्रेथ। इसी तरह आपने 5 टाइम जो है वो 30 कंप्रेशंस देके 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स देके एक साइकिल आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप अपना पेशेंट जो है रीअसेस कर लो, ठीक है, पेशेंट रीअसेस करके अगर पेशेंट की कंडीशन ठीक है तो ठीक है, नहीं ठीक तो आप दोबारा से ये सारी चीज़ें जो है वो रिपीट करते रहोगे, ठीक है। अब एक चीज़ और कि अगर आपका पेशेंट जो है वो इंट्यूबेटेड है, ठीक है, अगर आपका पेशेंट इंट्यूबेटेड है तो आपने एम्पोपेग अटैच करके फिर आपने कंप्रेशंस रोकने नहीं है, फिर आपने कंप्रेशंस जो है वो कंटिन्यू रखने हैं। लेकिन अगर पेशेंट जो है वो अनइंट्यूबेटेड है, ठीक है, वो पेशेंट जो है वो इंट्यूबेटेड नहीं है, अगर अनइंट्यूबेटेड पेशेंट है तो अनइंट्यूबेटेड पेशेंट में आपने क्या करना है, अनइंट्यूबेटेड पेशेंट में आपने 30 कंप्रेशंस, फिर रोक के, फिर 2 रेस्क्यू ब्रेथ, फिर 30 कंप्रेशन, फिर 2 रेस्क्यू ब्रेथ, ठीक है, इसी तरह जाने इस पैटर्न से। अगर इंट्यूबेटेड पेशेंट है, ETT है, ठीक है, फिर आपको रोकने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप जो है वो अपने हिसाब से फिर आपने 8 to 12 टाइम जो है वो आपने एम्बोबैग जो है वो स्क्वीज करना है, ठीक है। अब इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जितना आप स्क्वीज कर रहे हो वो आपका क्या टाइडल वॉल्यूम बन रहा है, और जिस स्पीड से आप स्क्वीज कर रहे हो, ठीक है, जिस फ्रिक्वेंसी से आप स्क्वीज कर रहे हो वो आपका क्या है, वो आपका रेस्पिरेटरी रेट है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई क्वेश्चन या फिर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो ड्रॉप कर लूँगा, तब तक आपको कर लेता हूँ, ठीक है।